मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फिजिकल ज्योग्राफी का, कौन सा पेपर होगा? भौतिक भूगोल का जो आपका पेपर होगा, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं उसका पूरा का पूरा मॉडल पेपर, जैसा आपका एग्जाम में पेपर आता है ना, हूबहू पेपर लेकर आया हूं मैं। समझ में आ गया? अब देखो कैसे कैसे प्रश्न आपकी एग्जाम में मानचित्र से संबंधित, मैप से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो मैं भी आपके लिए बाकायदा मैप के प्रश्न लेकर आया हूं, एक को एक, है ना। और देखो मैप बनाकर भी लेकर आए, उसका सॉल्यूशन भी। फिर आपके प्रश्न एमसीक्यू या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हूं। फिर आपके जो क्वेश्चन कैसे आते हैं, लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन, प्रत्येक यूनिट से दो दो प्रश्न। देखो प्रश्न, सॉल्यूशन प्लस चित्र के साथ सॉल्यूशन। तो ऐसे शानदार ज्योग्राफी की क्लास तो आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी। आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। भाई सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपने को 5000 सब्सक्राइबर के करीब पहुंचना है। तो अब देखते हैं आप में से कितने बच्चे इतनी कठिन मेहनत कर रहा हूं, कम से कम आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, तो आपके हाथ में ये पैसे भी नहीं लगते हैं। करो भाई आपके सामने। चलिए शुरू करते हैं अपन एग्जाम को। और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अच्छे से जाकर पढ़ लेना। चलिए, मैप वर्क आता है, कंपलसरी होता है आपके सामने। आपकी एग्जाम में 8 मैप के क्वेश्चन देके रखेंगे, कोई 5 को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टिक करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर वर्ल्ड मैप और इंडिया मैप दोनों के प्रश्न देखने को मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रश्न आपको वर्ल्ड मैप से संबंधित देखने को मिलेंगे। किससे संबंधित? विश्व के मानचित्र से संबंधित लगभग प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। समझ में आ गया आपको? चलिए शुरू करते हैं। कैसा प्रश्न आएगा? जैसे इक्वेटर होता है ना, जो आपकी भूमध्य रेखा है, उससे संबंधित प्रश्न आपको उसको मैप में दिखाना है। कैसे दिखाना बताऊंगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, इंटर ट्रॉपिकल जोन, उसके बारे में अरेबियन सी, अरब सागर, पैसिफियन ओशियन, प्रशांत महासागर, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ धारा किधर से बहती है, इसका प्रश्न। और आपके सामने हम्बोल्ट करंट, जो हम्बोल्ट करंट है वो कहां से, धारा वो किधर से बहती है। कोरल रीफ, कोरल जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो कहां पर पाई जाती है, बे ऑफ बंगाल। और मानसून की जो हवाएं हैं अरेबियन ब्रांच की, वो किधर से निकलती हैं। इस प्रकार से आपके सामने मैंने 10 मैप के प्रश्न बनाए हैं, इनको आपको मैप पर दर्शाना है। समझ में आ गया? तो एक एक करके समझे। सबसे पहले इक्वेटर। इक्वेटर आपके सामने भूमध्य रेखा को बोलते हैं। तो कहां से जाती है? वर्ल्ड का मैप आएगा आपके सामने। कैसा मैप आएगा? ऐसा वर्ल्ड का मैप आएगा भाई आपके सामने। इस वर्ल्ड के मैप पर भूमध्य रेखा को कहां पर दिखाना आपको? एकदम बीच में। कहां पर? जो पूरा का पूरा इस प्रकार से मैप आएगा, इसके बीच से आपके सामने किसको दिखाना है? भूमध्य रेखा को, है ना। ये जो साउथ अफ्रीका ना, ये जो यहाँ पे आपको वर्ल्ड मैप देखोगे, इसमें जो साउथ अफ्रीका दिख रही है आपको, साउथ अफ्रीका के एकदम टाइट के ऊपर से जो उसका सिर है ना, उसके ऊपर से एकदम स्केल लेकर लाइन खींच लेना, है ना। इक्वेटर को आपको यही करना है, कुछ नहीं करना। देखो कितना सिंपल है। भूमध्य रेखा को मापन करना। आपको क्या करना है? जो यूरोप है, यूरोप का किनारा, और जो साउथ अफ्रीका, जो अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका बोल रहा हूं, अफ्रीका का जो आपके सामने ऊपर सिर वाला किनारा है, उससे मैप लेकर एकदम सीधी लाइन खींच लेना। आपके सामने इक्वेटर है वो आपकी बन जाएगी, भूमध्य रेखा बन जाएगी। और मैं पहले बता दे रहा हूं, जो बच्चा जितने ज्यादा अच्छे से मैप को भरेगा, टीचर उतना अच्छे से उसको नंबर देगा। समझ में आ गया? चलिए, पहला प्रश्न समझ में आ गया ना, इक्वेटर कहां से बनानी है आपको। अगले वाला प्रश्न आपके सामने, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा कहां से गुजरती है भैया आपके सामने? चलिए ये देख लो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करो, उसमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिखा रखी है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको भी पता भाई, कर्क रेखा कहां से गुजरती है? भारत से भी गुजरती है। तो आपको क्या करना है? देखो वर्ल्ड मैप दिखाएंगे आपको, इस प्रकार का वर्ल्ड मैप। आपको क्या करना है? जो अपना गुजरात वाला इलाका है, कहा, जो अपने गुजरात का जो इलाका है, जो आपको गुजरात की जो पूंछ सी दिखाई देती है ना अपने को, ऐसे वाली, ऐसे करके, ऐसे जो गुजरात का जो इलाका दिखाई देता है, यहां पर एक मैं अपना स्केल खींच लेना, और स्केल से सीधी सीधी लाइन खींच लेना। समझ में आ गया? तो गुजरात का जो अपने जो ऐसे कटा हुआ क्षेत्र है ना अपना, जैसे जो खंबात की खाड़ी वाला क्षेत्र है, उसके ऊपर वाले क्षेत्र से आपको क्या करना, अपना सीधा का सीधा लाइन है वो खींच लेनी है। समझ में आ गया? ये होती है आपके सामने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसमें जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिखा रखी है वो, इसमें यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये गलत है भाई, इसको मत देखना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर आप निकालना चाहो तो इस मैप में आपके सामने ऐसा मैप मिलेगा। तो यहाँ पर ये देखो, इंडिया का ये रहा, ये इलाका, यहां से लेकर एकदम सीधी की सीधी लाइन खींच लेना। ऐसे कैसे कैसे खींचोगे?
ये रहा आपके सामने, ऐसे की सीधी लाइन आपको खींच देनी है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए भाई, मुझे उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वाला पॉइंट है ITC-Z जोन। ये भाई अब अगर अगला वाला अपन देखेंगे, ITC-Z जोन को देखेंगे आपके सामने, इंटर ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल जोन, है ना। तो अगर आपको इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल जोन अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना होगा भाई, ITC-Z है, इसको जो अफ्रीका वाला महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका वाला महाद्वीप है, इसके बीच से रेखा खींचनी है आपको। कहां से खींचनी है? अफ्रीका वाला महाद्वीप है, इसके बीच में देखो, इसका भी ये किनारे पकड़ना सीख लो बस। आप तो समझ में आएगा, किनारे पकड़ना सीख लोगे ना तब कर लोगे। अब यहां पर देखो, यह आपके सामने जो जो झील होती है, पनामा झील वाला जो क्षेत्र है इधर वाला, इसके जो नीचे वाला क्षेत्र है ये वाला, इसकी यहाँ पर जो चुपली निकली हुई है साउथ अफ्रीका की, यहां पर स्केल रख लेना और इससे एकदम सीधी की सीधी पूरी दुनिया में से लाइन खींच लेना। समझ में आ गया? नीचे भारत के निचले वाला केरल वाला क्षेत्र है, यहां से भी गुजरता है। इस प्रकार से आपको करना है। आपको मैप के जो किनारे होते हैं ना, किनारे, इनको पकड़ना सीखो, ऐसे याद नहीं रहेंगे। किनारे पकड़ना सीखो। जैसे मैंने आपको अभी तक 3 बताए। इक्वेटर को क्या बताया है, जो अफ्रीका का जो टाइट है ना, अफ्रीका की टाइट पे इक्वेटर गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से गुजरती है, जो अपना गुजरात वाला, जो खंबात की खाड़ी वाला, ये देखो ये किनारा रहा, ये ऐसे निकल रहा हुआ रहता है ना गुजरात से, उसके ऊपर से खींच लेना, है ना। ITC-Z जोन कहां से निकलता है, आपको इधर वाला जो किनारे वाला जोन है इधर से निकलता है। तो यहां पर अपना स्केल रखकर आपके सामने बताओगे, अरे कुछ नहीं पड़ा, 2 मिनट में कर दोगे आप सारे प्रश्न एकदम से। अगले वाला कौन सा है, अरब सागर। अरब सागर आपको कहां पर देखने को मिलता है, तो अरेबियन सी की बात करें आपके सामने, तो अरेबियन सी कहां पर है भाई, आपके सामने साउथ अफ्रीका, है ना, और आपके सामने जो साउथ अफ्रीका का नाम आ रहा बार बार, अफ्रीका और आपके सामने साउथ अमेरिका, दोनों के बीच में जो आपके सामने जो सागर है वो अरब सागर पाया जाता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? कहां पर? अफ्रीका का महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप, अफ्रीका का महाद्वीप, और आपके सामने साउथ अमेरिका का महाद्वीप, इन दोनों के बीच में जो सागर पाया जाता है उसको अरब सागर के नाम से जाना जाता है। उसको नीले पेन से या कलर कुछ लेके जाओ तो उससे दिखा देना, है ना। इस प्रकार से करके आ जाना आपको। अगले वाले प्रश्न की बात करें, पैसिफिक महासागर, प्रशांत महासागर कहां पर पाया जाता है, तो प्रशांत महासागर आपको इधर की साइड, ये जो जापान वाला क्षेत्र है ना, इधर की साइड आपको पैसिफिक ओशियन दिखाना है। इधर की साइड भी है और ये कुछ इधर की साइड भी है भाई, है ना। बाकी क्यों, ये तो मैप तो ऐसा 2D भी दिखाया जाता है, लेकिन पृथ्वी तो 3D गोल है ना। तो ये आपके सामने ये अमेरिका का क्षेत्र है इधर की साइड में, और आपके सामने ये जो आपका इधर की साइड वाला क्षेत्र है। समझ में आ गया? इधर की साइड में पैसिफिक ओशियन पाया जाता है, प्रशांत महासागर पाया जाता है। इस हिसाब से आप करोगे तब आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ये सबसे ज्यादा हार्ड तो ट्रॉपिकल कैंसर, इक्वेटर, ये हार्ड होती हैं, बाकी तो आप कर लेते हो। गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम कहां पर पाई जाती है, गल्फ स्ट्रीम धारा अमेरिका का आपके सामने जो क्षेत्र होता है ना, अमेरिका का आपके सामने नॉर्थ अमेरिका का, अमेरिका से गल्फ को याद कर लो। समझना, गल्फ स्ट्रीम कहां पर पाई जाती है, अमेरिका वाला भूभाग होता है ना वहां पर देखने को मिलती है। कहां पर देखने को मिलती है, अमेरिका वाला भूभाग होता है ना वहां पर आपके सामने गल्फ स्ट्रीम है वो देखने को मिलती है। समझ में आ गया? यहाँ इधर की साइड में ऐसे बनाकर आना, सेम टू सेम एकदम, कभी आप कारस्तानी करके जाओ अपनी तरफ से। अगले वाला है हम्बोल्ट करंट, ये कहां पर पाई जाती है, ये दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, दक्षिण अमेरिका में। तो गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ अमेरिका के इधर वाली साइड, लेफ्ट वाली साइड, इधर दाएं हाथ की साइड में दोनों पाई जाती है। चलिए, कोरल रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर आपके सामने जो कोरल जो परवाल भित्तियां कहां पर पाई जाती है, आप सबको पता है, जो ऑस्ट्रेलिया ना उसका जो तटीय द्वीप है उसके किनारे पर पाई जाती है। और कौन से तट पे, आपके सामने आपका लेफ्ट साइड वाला तट देखना आपको, है ना। तो ये रहा, ये वाला तट देख लो, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले तो आपको समझना ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, और ऑस्ट्रेलिया का भी कौन सा हिस्सा आपको, लेफ्ट साइड। तो इधर की साइड में इसको बनाकर आ जाना, जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर जो कोरल रीफ है, ग्रेट बैरियर परवाल भित्तियां पाई जाती है। समझ में आ गया ना आपको अच्छे से? इधर की साइड में आपको बनाकर आना है, बस कोने याद करो, कौन सी चीज किधर की साइड में, कोने याद करना सीख जाओगे, कुछ नहीं, आपके लिए बहुत आसान है। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी कहां पर है, तो ये तो अगर मुझे बताना पड़ गया तो आपको ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, छोड़ दो भाई ज्योग्राफी की पढ़ाई करना। फिर तो ये रही आपके सामने बंगाल की खाड़ी। समझ में आ गया? यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ भी दिखा रखा ये, लेकिन ये यहाँ पर आपके सामने, क्योंकि जो वर्ड है ना वो सही से एडजस्ट नहीं हुआ होगा, तो ये रही आपके सामने
बंगाल की खाड़ी। समझ में आ गया? चलिए अगले वाले की बात करते हैं, मानसून विंड डायरेक्शन, अरब की सागर से, कहां से, कौन से अरब सागर से कौन सी मानसून धाराएं आती हैं, सर्दियों वाली। तो ये आपके सामने ऐसे दक्षिण ऐसे की तरफ से आती हैं, तो इनको बना लेना बस। ये आपके सामने मेडिटेरियन सी से जो निकलती है ना वो वाली। तो ये है आपके सामने पूरा पूरा मैप। इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को गलत दिखा रखा है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आएगा जो आपके सामने इसमें थोड़ा सा गलत दिखा रखा है। समझ में आ गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं है भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला क्षेत्र है, वो भी इतना ऊपर नहीं होगा। चलिए मैप अच्छे से समझ में आया, इस तरीके से मैप को करके आना है। और कोने रटना सीख लो, कोने रटने सीख जाओगे ना तब हो जाएगी बात। अब आपके सामने अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, एमसीक्यू की तरफ। पहला है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ, पूरी पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सबको पता आपके सामने क्या है, सन। सूरज से आप सबको ऊर्जा मिलती है भाई, पौधे खाना बनाएंगे तभी अपने को ऑक्सीजन मिलेगी, तभी अपन सांस ले पाएंगे, तभी अपन जिंदा रह पाएंगे। तो पृथ्वी पर मुख्य प्राथमिक ऊर्जा स्रोत किससे मिलती है, सूरज से, सन से। अगले वाले प्रश्न की बात करें, टेम्परेचर इन्वर्जन ओकेजनली मेनली ड्यूरिंग, आपके सामने टेम्परेचर का इन्वर्जन, ताप या प्रतिलोपन मुख्य रूप से कब होता है, जब आपके सामने रात को, जब सर्दियों की रात लंबी होती है और साफ होती है, तब टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है। चलिए, जेट स्ट्रीम फ्लो इन द लेयर ऑफ एटमोस्फेयर, मुख्य रूप से आपके सामने जेट स्ट्रीम मतलब जेट विमान कहां पर उड़ते हैं, मैंने आपको बताया था ना, स्ट्रेटोस्फेयर में आपके सामने वायुमंडल की घटनाएं होती हैं, जो आपके सामने ट्रोपोस्फेयर में, क्षोभ मंडल में, ऊपरी क्षोभ मंडल होता है आपके सामने, उसके अंदर, इसमें भाई ये गलत पॉइंट बना रखा है, यहाँ पर क्षोभ मंडल नहीं आएगा आपके सामने, जो ट्रोपोस्फेयर होता है ना वहां पर तो वायुमंडलीय घटनाएं होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ता है, जेट स्ट्रीम होती है आपके सामने, जेट है ना, जेट विमान आपके सामने किसमें, स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं, ये इसमें गलत है थोड़ा सा। अगला है कोपियन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, जो कोपियन की जो जलवायु वर्गीकरण है वो किससे संबंधित, आपके सामने कितना तापमान होता है, कितना रेनफॉल होता है, जलवायु वर्गीकरण के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, कोपियन क्लासिफिकेशन किसके बारे में बताता है, जलवायु वर्गीकरण के बारे में बताता है। कोरल ग्रो बेस्ट इन, तो आपके सामने जो कोरल प्रवाल बीतियां कहां पर उगती हैं, जहां पे गर्म पानी, गर्म और उथला पानी जहां पर देखने को मिलता है वहां पर सबसे ज्यादा प्रवाल बीतियां वो उगती है। चलिए अगले वाला प्रश्न है, डिफाइन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जल चक्र किसे किसे कहते हैं उसके बारे में विस्तार से बताइए। जल चक्र पृथ्वी, वायुमंडल और महासागरों के बीच में जल की लगातार निरंतर संचलन की प्रक्रिया है, जिसे वाष्पीकरण, संघनन, वर्षणन, अपवाह जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। देखो मैं क्या बताता हूँ, पृथ्वी पर कोई झील है जिससे सबसे पहले पानी वाष्पीकृत होता है, वायुमंडल में जाता है, वायुमंडल में जाने के बाद में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, ठंड जो तापमान है वो भी गिरता है, इसके वजह से वो क्या है, जो ओस की बूंदे थी, जो छोटी छोटी बूंदे थी आपके सामने है ना, जो वाष्पीकृत बूंदे थी वो आपके सामने पूरी पूरी एक ओले के रूप में या पूरी पूरी आपके सामने बूंद में बदल जाती हैं, पानी की बूंद में ठंडी होकर, ठीक है। फिर आपके सामने क्या, वो एक जगह होकर वो सारी सारी बूंदे जो वाष्पीकृत बूंदे हैं वो आपके सामने एक बादल का निर्माण करती हैं। बादल बहुत ज्यादा बड़ा होने के कारण, भारी होने के कारण वो आपके सामने वो पानी वो नीचे की तरफ गिरने लग जाता है, जिसको किसके नाम से जाना जाता है, वर्षण के नाम से जाना जाता है। फिर वो पानी अपवाह के माध्यम से या अवशोषण के माध्यम से कहां पर चला जाता है, पृथ्वी पर चला जाता है, भूजल के रूप में या महासागरों में जाकर मिल जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, जल चक्र के नाम से जाना जाता है। यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। अगले वाला प्रश्न है, वायु राशियां क्या होती हैं। वायु राशि वायु का विशाल पुंज है, जिससे तापमान और आर्द्रता, नमी संबंधित लक्षण और विस्तृत क्षेत्र लगभग समान होता है। मतलब वायु राशियां क्या होती है, आपके सामने वायु का, हवा का एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जिसमें तापमान, आर्द्रता, नमी है, वो सारी चीजें सब एक क्षेत्र में समान होती हैं। उसी को क्या कहा जाता है, वायु राशि के नाम से जाना जाता है। मतलब राजस्थान की जो लगभग तापमान है ना, और आपके सामने आर्द्रता वो समान देखने को मिलेगी, हिमाचल के अलग देखने को मिलेगी, जम्मू कश्मीर के अलग देखने को मिलेगी, उसी को वायु राशि के नाम से जाना जाता है। महासागरीय निष्पेक्षण का कोई नाम उदाहरण दे दो, तो लाल मंत्री का, लाल मिट्टी जहां पर होती है, या ग्लोबिजेरियन उज आपके सामने देखने को मिलता है। ये दो निष्पेक्षण होते हैं। ज्वार भाटा कारण क्यों होता है, ज्वार भाटा पृथ्वी पर क्यों आता है, आपके सामने चंद्रमा और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, इसके कारण क्या होता है, पृथ्वी का जो पानी है वो आपके सामने ज्वार बनकर उठता है और आपके सामने नीचे गिरता है, पहला कारण। दूसरा, पृथ्वी लगातार घूमती रहती है,
तो कोई भी चीज लगातार घूमती है ना तो उस पर अप केंद्रीय बल लगता है, जो कोई भी अपने सेंटर की तरफ किसी भी चीज को खींचता है उसको अप केंद्रीय बल के नाम से जाना जाता है। उसके वजह से ज्वार भाटा वो आता है। समझ में आ गया? दो कारणों की वजह से आता है, एक तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, एक दूसरा अपकेंद्रीय बल के कारण आता है। अगले वाला प्रश्न है सैलिनिटी, लवणता क्या होता है? समुद्र जल में घुले हुए नमक की कुल मात्रा को लवणता के नाम से कहा जाता है। इसे आमतौर पर प्रति 1000 ग्राम समुद्री जल में नमक की कितनी मात्रा मौजूद है उसको लवणता के नाम से जाना जाता है। मतलब प्रति 1000 ग्राम में आपके सामने कितनी मात्रा में लवण पाया जाता है उसी को किसके नाम से जानते हैं भाई? लवणता के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? कितनी मात्रा में जो नमक वो पानी में घुला हुआ है उसी को लवणता के नाम से जानते हैं। और प्रति 1000 ग्राम समुद्र जल में कितना ग्राम पानी जो नमक है वो पाया जाता है उसको लवणता कहते हैं। समझ में आ गया? तो मुझे उम्मीद है अब आपको सारे के सारे मैप के प्रश्न और एमसीक्यू जो छोटे वाले प्रश्नों की जितनी टेंशन हो रही थी यहां से दूर हो गई होगी। आपको और प्रश्न देखने अगर आप और डिस्क्रिप्टिव रूप से आपके सामने जो एमसीक्यू वाले प्रश्नों को देखना चाहते हो और आपके सामने अगर आप जो मैप वाले प्रश्नों को देखना चाहते हो तो आपको बस कुछ नहीं करना, फिजिकल ज्योग्राफी बाय यूनिवर्सिटी चैंपियन सर्च करना है, आपको बाकायदा यहाँ पर प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। समझ में आ गया? क्लास डाल रखी है, थर्ड सेमेस्टर से संबंधित जरूर से देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। आपको मैप वाले प्रश्न भी बताऊं तो मैं आपको यहाँ पर नीचे की तरफ शायद आ जाएगा कोई ना कोई मैप वाला, शायद मैप, ये रहा मैप, नहीं आया, चलो कोई नहीं। आपके सामने अगर वर्ल्ड मैप देखना चाहते हो तो आपको ये सर्च करना है वर्ल्ड मैप बाय यूनिवर्सिटी चैंपियन। तो आपके सामने बाकायदा 21 मिनट की क्लास ले रखी है जहां पर मैंने पूरा वर्ल्ड मैप आपको करवा रखा है, तो इसको देखकर चले जाना। तो अगर आपकी टेंशन है वो इस 2 वीडियो से आपकी दूर हो जाएगी। बाकी क्लासेज यहाँ पर आती रहती है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना भाई। चलिए अब शुरू करते हैं अपन क्लास को। आपके सामने जो अगले वाले प्रश्न आता है पार्ट नंबर बी, जिसमें प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न देखने को मिलते हैं और कोई जो आपको पसंद आए वो एक प्रश्न आपको करना होता है, उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। और इस बार तो मैंने बाकायदा चित्र भी ले लिया, बहुत परेशान होते हो चित्र वगैरह नहीं देखने को मिलते हैं, इस बार लो चित्र के माध्यम से समझाऊंगा सारी चीजें। पहला है एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना का संगठन व व्याख्या कीजिए कि वायुमंडल में आपके सामने संरचना कैसी है उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं भाई आपके सामने। पहला पॉइंट है वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन कैसा है। वायुमंडल में अलग अलग प्रकार की चीजें पाई जाती हैं जैसे वायुमंडल में गैस, जल वाष्प, धूलकण, लेकिन इसको तो मैं हर बाद में बताऊंगा, आपको यहीं से बता देता हूं। आपको वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है चित्र में देखो आप। गैसेज की बात करें आपके सामने तो सबसे पहले वायुमंडल में जो अलग अलग प्रकार की वायु पाई जाती है उसमें 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑक्सीजन की बात करें तो 21%, तो 99% ये हो गया आपके सामने। अब 1% बचता है, कितना? 1% बचता है, उसमें सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? आर्गन। आर्गन कितनी है? 0.93%। कितना भाई? 0.93% आर्गन पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% पाई जाती है। बाकी नियोन, हीलियम और ओजोन जैसी आपके सामने गैसें देखने को मिलती हैं। तो आपको तो ये प्रश्न कंपटीशन में काफी बार आता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%। फिर सबसे बड़ी आपके सामने का आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अलावा भी आपके सामने जो अपना वायुमंडल होता है उसमें अलग चीजें पाई जाती है जैसे वाटर वेपर, जल वाष्प पाए जाते हैं। समझ में आ गया? जल वाष्प क्या होते हैं? छोटी छोटी बूंदे होती है ना, जब बारिश रहता है तो उसकी छोटी छोटी बूंदे बच गई आपके सामने, है ना, या फिर कोई वाष्पीकरण हो रहा है उसके वजह से जो बूंदे रहती हैं उस जो पानी की बूंदे रहती हैं वो पाई जाती हैं। धूल के कण, धूल मिट्टी उड़ती रहती है उसके कण पाए जाते हैं। समझ में आ गया? अब ये तो था आपके सामने जो पृथ्वी पे घटनाएं। अब आपके सामने वायुमंडल की संरचना, अपना वायुमंडल कैसे दिखाई पड़ता है। तो वायुमंडल की अगर संरचना की बात करें तो ये अपना पूरा वायुमंडल है। इसमें आपके सामने क्या है? अलग अलग प्रकार की आपके सामने क्या देखने को मिलती है? परतें देखने को मिलती है। पृथ्वी की सबसे निचली परत को ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल के नाम से जाना जाता है। उसके ऊपर मेसोस्फेयर, मध्य मंडल, फिर ओजोन परत और फिर ताप मंडल, थर्मोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? अब इसमें क्या होता है ट्रोपोस्फेयर में? ट्रोपोस्फेयर में लगभग आपके सामने ट्रोपोस्फेयर है वो कितनी, उसकी ऊंचाई कितनी आपके सामने? 0 से लेकर 13 किलोमीटर तक।
कितनी ऊंचाई है भाई ट्रोपोस्फेयर की? आपके सामने ऊंचाई लगभग 0 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई देखने को मिलती है और सबसे निचली परत है। ट्रोपोस्फेयर क्या है? अपनी पृथ्वी की सबसे निचली परत के रूप में उसको जाना जाता है। वायुमंडल की जितनी भी जो घटनाएं होती है, मौसमी घटनाएं, सब की सब कहां पर होती हैं? ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलती है। समझ में आ गया? और भी बाकी की चीजें आपके सामने बताऊंगा जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा तब। स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, यहाँ की आपके सामने अगर एवरेज ऊंचाई की बात करूं तो 13 से लेकर 50 किलोमीटर तक चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। समझ में आ गया? अब यहाँ पर क्या होता है? आपके सामने बादल मिलते हैं और जेट प्लेन वगैरह यहीं पर उगती हैं। साथ के साथ ओजोन परत क्या है? ओजोन परत भी यहीं पर देखने को मिलती है आपके सामने। समझ में आ रहा है ना आपको अच्छे से? अगले वाले की बात करूं आपके सामने, मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर आपके सामने 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक ऊंचाई है मीजोस्फीयर की। समझ में आ गया? 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई है। और उल्का पिंड है, उल्का पिंड आपके सामने मीजोस्फीयर में ही नष्ट हो जाते हैं, यहीं पर इन पे आग लग जाती है, लगभग यहीं पर नष्ट हो जाते हैं। तो ओजोन परत आपको भाई स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलती है, जो यहाँ पर दिखाई दे रही है इसमें, है ना। अगले वाला है थर्मोस्फीयर। अगले वाला कौन सा? थर्मोस्फीयर, जो 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक की ऊंचाई देखने को मिलती है, समताप मंडल। और आपके सामने यहां पर क्या होता है? जो अगले वाला आपके सामने थर्मोस्फीयर या मीजोस्फीयर के नाम से भी, आइनोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। और आपके सामने जो लास्ट एक्सोस्फीयर, आइनोस्फीयर, जहां पे रेडियो वेव है वो क्या रहती है? रिफ्लेक्ट होती है। तो यह आपके सामने पूरा का पूरा आपके सामने क्या है? चित्र के माध्यम से आपको समझा दिया है। अब अपन थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्योंकि प्रश्न तो आपको थ्योरी के माध्यम से करके आना है, चित्र के माध्यम से तो अपन समझ सकते हैं। तो वायुमंडल में गैस, जलवाष्प और धूल कणों की एक यांत्रिक मिश्रण होता है। मतलब जो अपनी पृथ्वी है, यहाँ पर वायुमंडल में गैस भी पाई जाती है, जलवाष्प भी पाए जाते हैं और धूल कण भी पाए जाते हैं। इसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है और शेष 1% में क्या है? आर्गन कितनी है? 0.93%। आर्गन कितनी पाई जाती है भाई? 0.93% आपके सामने पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% पाई जाती है। कितनी? 0.03% कहां पर क्या पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। नियोन, हीलियम और ओजोन जैसी गैसेज इसमें शामिल होती है। और इसमें कौन कौन सी गैसेज पाई जाती है? नियोन, हीलियम, ओजोन जैसी आपके सामने अनेकों अनेक गैसेज पाई जाती है। जलवाष्प और धूल कण जैसी मौसमी घटनाएं आपके सामने बादल, वर्षा के लिए उत्तरदायित्व होती हैं। उसके अलावा छोटी छोटी जलवाष्प पाई जाती हैं, धूल के कण पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं? बादल और वर्षा होती है। समझ में आ गया? तो आपके सामने यह था कितनी प्रकार की गैसेज पाई जाती हैं, उसके बारे में अपन ने पढ़ा। तापमान और घनत्व के आधार पर वायुमंडल की 5 परतों में बांटा गया है। पहला मंडल है क्षोभ मंडल, सबसे निचली परत है, जिसकी ऊंचाई कितनी होती है? 13 किलोमीटर। और मौसमी घटनाएं, जितने मौसम की घटनाएं हैं वो आपके सामने यहीं पर होती हैं। 13 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई है। पोलर रीजन पे इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है। कितनी? 8 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, यहाँ पर तापमान घटता है। अगला है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। 50 किलोमीटर तक इसकी एवरेज ऊंचाई होती है। यहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है। कौन सी परत पाई जाती है भाई? ओजोन परत है वो पाई जाती है। और ये ओजोन परत अपने को किससे बचाती है? यूवी रेडिएशन से। जो यूवी विकिरण होती है ना, यूवी विकिरण क्या करती है भाई? अपनी त्वचा को आपके सामने कैंसर हो सकता है ना, एलर्जी हो सकती है, आंखों का रेटिना जा सकता है, इस प्रकार के आपके सामने हानिकारक किरणों से अपने को बचाती है। जेट स्ट्रीम यही उगते हैं। जो आपके सामने जो जेट विमान हो गए या अन्य कोई विमान है, वो इतनी ऊंचाई पर ही आपके सामने उड़ते हैं। कौन से में? समताप मंडल में। और यहाँ पर तापमान ऊंचाई के साथ क्या होता है? बढ़ता है। ये याद रख लेना, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी इसका तापमान यहाँ पर बढ़ेगा। मध्य मंडल 80 किलोमीटर तक ऊंचाई रहती है और ये ऊंचाई के साथ यहाँ पर तापमान गिरता है। कितनी ऊंचाई है? 80 किलोमीटर तक ऊंचाई आपके सामने देखने को मिलती है मीजोस्फीयर में। और यहीं पर आपके सामने क्या है? जो जितने भी उल्कापिंड वगैरह नष्ट हो जाते हैं। थर्मोस्फीयर, आयन मंडल था। थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर के नाम से भी इसको जाना जाता है, जहां पर क्या होता है? आपके सामने रेडियो एक्टिव तरंगे, जो रेडियो के द्वारा जो तरंगे आती है ना, वो वापस रिफ्लेक्ट यहीं से होके जाती है। मतलब ये कोई रेडियो स्टेशन है, इसने अपनी तरंगे भेजी, ये आयनोस्फीयर में गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपके घर में रेडियो पर आ गई। इस प्रकार से यहाँ पर होता है। ब्रह्मंडल सबसे भारी परत होती है, जो अंत में जाकर विरल हो जाती है। ये रही आपके सामने। समझ में आ गया ना? ये सबसे भारी परत है, एक्सट्रीम लेयर है, जहां पर आपके सामने बहुत कम घनत्व देखने को मिलता है। समझ में आ गया ना आपको अच्छे से?
चलिए अब तो चित्र के माध्यम से भी समझाने लग गया मैं ज्योग्राफी में। तो इंसोलेशन हीट बजट ऑफ अर्थ। अगले वाला पॉइंट क्या है, इंसोलेशन और हीट बजट ऑफ अर्थ के बारे में आपको डायग्राम के साथ बताना है। पृथ्वी के सूर्य ताप और उष्मा बजट की आपको व्याख्या करनी है। समझ में आ गया क्या होता है उष्मा बजट? पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आपको चित्र के माध्यम से भी समझा दूंगा। सूर्य ताप, सूर्य से पृथ्वी की ओर आने वाली जो ऊर्जा उसको सूर्य ताप के नाम से जाना जाता है। सूर्य ताप क्या होता है? सूर्य से जो ऊर्जा पृथ्वी पर आती है उसी को सूर्य ताप के नाम से अपन जानते हैं। ये लघु तरंगे शॉर्ट वेव्स होती हैं जो पृथ्वी पर इसका केवल एक छोटा भाग हिस्सा प्राप्त होता है, लेकिन ये जीवन के लिए मुख्य होता है। मतलब भाई आपके सामने जो सूरज है उसके द्वारा अनेकों अनेक किरण पृथ्वी पर आती हैं, तभी तो अपने को जिंदगी में अपने जो तापमान है, जो सूरज के द्वारा जो किरणें आती है उसी से तो अपना भाई पौधे खाना बनाते हैं। अब पौधे नहीं होंगे तो आपके सामने अपना भोजन नहीं होगा, भोजन नहीं होगा तो खाना नहीं होगा, है ना। या फिर फोटोसिंथेसिस से आपके सामने अपने को ऑक्सीजन मिलती है, वो नहीं मिलेगी। तो सूरज सबसे मुख्य हिस्सा होता है अपने जीवन चलाने के लिए मनुष्य का, है ना। और ये ऊर्जा आती कैसे? सूरज के द्वारा किरणों से आती है, वो लघु किरणें होती हैं और पृथ्वी पर बहुत छोटा हिस्सा वहां तक पहुंच पाता है कि बीच में रह जाता है बाकी का। तो पृथ्वी का उष्मा बजट, पृथ्वी सौर विकिरण प्राप्त करती है और उतनी मात्रा में पृथ्वी ऊर्जा पार्थिव विकिरण लॉन्ग वेव के रूप में लौटा देती है। शॉर्ट वेव पृथ्वी के पास आती है ना, और पृथ्वी कांच की तरह काम करती है। भाई पृथ्वी कैसे काम करती है? कांच की तरह काम करती है। सीधी की सीधी वेव्स आई, सूरज के द्वारा जो जरूरत थी उतनी रख ली, बाकी की वापस लौटा दी। तो प्रकृति देखो कितनी समझदार है, अपनी है मूर्ख। कोई चीज अपने पास होगी अपनी रख लेते हैं, दूसरे को नहीं देंगे, है ना। तो पृथ्वी पर कोई विकिरण आती है और लॉन्ग वेव के रूप में वो लौट कर चली जाती है। समझ में आ गया? इसी प्रकार से उत्सर्जित ऊष्मा, इस संतुलन को क्या कहा जाता है? ऊष्मा बजट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ऊष्मा बजट के नाम से जाना जाता है। यदि सूर्य से प्राप्त कुल ऊर्जा विकिरण 100 यूनिट मान ली जाए तो इसका वितरण कुछ इस प्रकार से होगा। अगर ऐसे मान ले कि सूरज 100 बंडल किरणों के अगर पृथ्वी को दे रहा है तो वो किस किस प्रकार से बटेंगी? पहले होंगे अंतरिक्ष में परावर्तन, मतलब पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से पहले 35 इकाई परावर्तित हो जाती है। मतलब सूरज, अब ये चित्र के माध्यम से समझ लेंगे। जैसे 100 यूनिट आपके सामने ऊर्जा अगर सूरज ने भेजी तो उसमें से 35 इकाई तो क्या हो गई? ये आपके सामने जो बादल वगैरह है ना, ये क्या है? बादल वगैरह है, वो आपके सामने क्या कर देते हैं? बादल हो गया, वायुमंडल हो गया, और कोई प्रकार की चीजें हैं वो आपके सामने वायुमंडल में रिफ्लेक्ट होकर चल जाती हैं। तो 35 तो पहले ही चली गई वायुमंडल से रिफ्लेक्ट होकर। समझ में आ गई? देख रहे हो ना, बादल से टकराई वापिस चली गई, वायुमंडल से टकराई चली गई, इस प्रकार से। चलिए, है ना, जिसमें से आपके सामने 27 बादलों से छह वायुमंडल से 2 बर्फ के क्षेत्रों से पृथ्वी का अल्बिडो कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके सामने? पृथ्वी के अल्बिडो के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है वायुमंडल द्वारा अवशोषण। 14 सौर किरणों का 14% हिस्सा वायुमंडल की गैसें अवशोषित कर लेती हैं। जो अलग अलग प्रकार की जो ग्रीन हाउस गैसें होती है ना, जैसे CO2 होगी, SO2 होगी, NO2 होगी, इनका काम ही यही होता है जितनी ऊर्जा प्राप्त हो उसका आपके सामने उसको अवशोषित करना। समझ में आया? कुछ जलवाष्प अवशोषित कर लेती हैं। तो जैसे कि आपके सामने ये अपना वायुमंडल है पृथ्वी का, इसके बाहर में आपके सामने अलग अलग प्रकार की गैसेज है। ये क्या कर रही है? 14% जो आपके सामने वायुमंडल की जो गैस है उनको अपने अंदर अवशोषित कर रही है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? 35% तक वायुमंडल के द्वारा, बादलों के द्वारा, वायुमंडल के द्वारा पहले परावर्तित कर दी गई, उसको अल्बिडो के नाम से जाना जाता है। बाकी 14% वहां पर गैस, ग्रीन हाउस गैसेज पाई जाती है, वो अवशोषित करती है। समझ में आया? चलिए, फिर पृथ्वी द्वारा अवशोषण। पृथ्वी क्या करती है? आपके सामने 51 इकाई, पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक 51 इकाई प्राप्त होती है। अब बाकी की बची हुई 51 इकाई है ना, वो पृथ्वी पर, अब आपके सामने पृथ्वी पर लगभग ये जो पृथ्वी की जो सतह है इसके ऊपर कितनी यूनिट पहुंची है भाई? 51 इकाई आपके सामने पहुंची है। समझ में आ गया? अब 51 इकाई को क्या करेंगे? 17 इकाई सीधे अंतरिक्ष में विकिरण द्वारा भेज दी जाएंगी। क्या कर दी जाएंगी? ये 17 जो यूनिट है वो पृथ्वी की सतह सीधी रिफ्लेक्ट करके अपने वापस भेज देती है। क्या कर देती है? 17 यूनिट आपके सामने वापस रिफ्लेक्ट करके कहां पर भेज देती है? लॉन्ग वेव के रूप में। किस वेव में? ये तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्ट हो रही थी ये तो शॉर्ट वेव में, जैसी आई वैसे की वैसे। यहाँ पर क्या हो रही है? ये जो 17 इकाई है ना, ये पृथ्वी पर आई, लेकिन आई किस रूप में थी? शॉर्ट वेव के रूप में, लघु किरणों के रूप में। और ये 17 इकाई जा रही कैसे रूप में? लॉन्ग वेव के रूप में आपके सामने अवशोषित होकर जा रही है।
34 इकाई 9 संवहन द्वारा, 19 वाष्पीकरण द्वारा, 6 सीधे विकिरण के द्वारा अवशोषित हो जाती हैं। समझ में आ गया। तो अंततः वायुमंडल अपनी 78 इकाई 14 प्राप्त 34 पृथ्वी से मिली तो अंतरिक्ष को लौटा देता है और 65 वापस चली जाती हैं, 35 पहले ही चली जाती हैं। तो 100 इकाई आई और 100 इकाई वापस गई। इसी को उष्मा संतुलन के कारण पृथ्वी की औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड वो मिला जाता है। मतलब पृथ्वी लगभग जितनी इकाई आती है उतनी ही आपके सामने वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। बस आपको तो इतना ही, इस कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, आपको तो ये जो पॉइंट हमको अच्छे से रट लेना है, कहां से आई कहां से वापस चली गई। समझ में आ गया। और यही जो उष्मा का जो संतुलन बना रहता है, इसी कारण क्या रहता है 65% 15 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान है वो अपना स्थिर रहता है, जीवन के लिए अनुकूल है। लेकिन अब धीरे धीरे इसमें क्या गड़बड़ हो गई, इसमें गड़बड़ ये हो गई कि जो 14 यूनिट जो इकाई थी ना, जो वायुमंडल की जो गैसेज अवशोषित करती थी वो ज्यादा अवशोषित करने लगी आजकल। क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज CO2, SO2, NO2 है, इनकी मात्रा पृथ्वी पर बढ़ने लग गई, तो ये ज्यादा अवशोषित करने लगी है। इसके वजह से क्या पृथ्वी का तापमान वो 15 डिग्री से ज्यादा बढ़ने लग गया है। इससे शानदार आपको कहीं समझ में नहीं आएगा, इतना बता देता हूं मैं, इतनी शानदार तरीके से चित्र ला रहा हूं, MCQ के अलग करवा रहा हूं, आपके सामने मैप अलग करवा रहा हूं, प्रश्नों का सारा रिवीजन जैसे एग्जाम में आते हैं वैसे अलग करवा रहा हूं। इससे ज्यादा तो अब आपको क्या ही बताऊं मैं, इतनी मेहनत तो आपको कोई चैनल पे नहीं मिलेगी, और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो आप, सबसे बड़ी बात है। भारतीय मानसून प्रणाली व जेट स्ट्रीम की भूमिका की व्याख्या कीजिए। क्या करना है, भारतीय मानसून प्रणाली व जेट स्ट्रीम की भूमिका को आपको विस्तार से बताना है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानसून की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून। भारतीय मानसून एक जटिल मौसमी घटना है। क्या है भारतीय मानसून? कैसी घटना? आपके सामने एक मौसम की जटिल घटना है। कैसी घटना है? मौसम की एक आपके सामने जो जटिल घटना होती है मौसमी घटना के रूप में जाना जाता है, जो मुख्य रूप से थल जल के तापीय अंतर के कारण उत्पन्न होती है। किस कारण उत्पन्न होती है? जो थल है आपके सामने, जो पृथ्वी का स्तर होता है वहां पर, और जल के अंदर जो तापमान होता है उसमें अंतर होता है, उसके कारण ये उत्पन्न होती है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी भारत का विशाल मैदान अत्यधिक गर्म हो जाता है और यहाँ पर निम्न दाब बनता है। देखो क्या होता है, पृथ्वी है ना, पृथ्वी पर आपके सामने जो भूमि होती है, भूमि पर आपके सामने तापमान बढ़ता है। जैसे भूमि पर तापमान बढ़ा, उसके कारण क्या हो जाता है, भूमि पर तापमान बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, वायु है ना, गर्म हवा है ना, वहां पर गर्म हवा जाती है। भाई पृथ्वी का तापमान बढ़ा तो लू चले हैं तो गर्म तो है ना, अपनों सो तो गर्म हो गया, उसके वजह से गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा उसकी जगह लेने के लिए आती है। समझ में आ गया। और ठंडी हवा अपने साथ नमी लाती है, उसके कारण बादल बनते हैं, उसके कारण बरसात होती है। समझ में आ गए। तो जहां पर निम्न दाब बनता है वो गर्म हवा की वजह से बनता है, ठंडी हवा की वजह से उच्च दाब बनता है। उच्च दाब क्या करता है, उच्च दाब मतलब ज्यादा भारी हवा है ना, ठंडी हवा गर्म हवा की जगह लेगी, जिसका कारण बरसात हुआ है। इसके विपरीत हिंद महासागर उपरेखा का ठंडा होता है। क्यों ठंडा होता है? क्योंकि आपको पता है भाई, एक दो चीज रखो, अगर एक जगह तो थी मिट्टी को कोपड़ा में, मिट्टी के बर्तन में आपके सामने कोई मिट्टी को रखा धूप में, और एक आपके सामने क्या क्या प्लास्टिक में रखना है ना, प्लास्टिक में पानी को रखा, तो दोनों के अगर तापमान की मापन करोगे ना तो पृथ्वी ज्यादा गर्म मिलेगी, है ना, मिट्टी वाला बर्तन, और आपके सामने पानी कम गर्म मिलेगा। तो पानी अपेक्षाकृत कम गर्म होता है, इसलिए क्या होता है, जो अपना ये भारत है ना, जैसे मैं समझाऊं आपको चित्र के माध्यम से अच्छे समझ में आएगा। होता क्या है, ये जो अपना भारत है ना, यहाँ पर जून जुलाई में यहाँ पर पड़ती है गर्मी, मई जून में यहाँ पर गर्मी पड़ती है। यहाँ पर क्या रहता है आपके सामने, ठंडा अरब सागर, आपके सामने अरब सागर या आपके सामने हिंद महासागर बोल सकते हो, वो वाला क्षेत्र होता है आपके सामने। यहाँ पर आपके सामने पड़ता है ठंडा क्षेत्र। कैसा क्षेत्र भाई? ठंडा क्षेत्र पड़ता है आपके सामने। एक पॉइंट और गलत बताया मैंने, उसको सुधार करूंगा, है ना। अब इसके वजह से क्या होता है, जो आपके सामने हवाएं हैं, क्या है, हवाएं आपके सामने, यहाँ पर उच्च दाब बनेगा, उच्च दाब मतलब हवा का जोर का बादल बनेगा, और यहाँ पर आपके सामने गर्मी की वजह से निम्न दाब बनेगा। तो यहाँ पर आपके सामने ये जगह है, उच्च दाब वाला जगह है, वो निम्न दाब, जो हवाएं हैं उच्च दाब वाली, वो निम्न दाब वाले जगहों की तरफ बढ़ जाती है। एक पॉइंट और मैंने गलत बताया भाई, मैप में आपको अरब सागर है वो यहाँ पर बता दिया था मैंने, है ना, अरेबिक सागर यहाँ पर पाया जाता है भाई, ये है अरब सागर वाला जगह। कहाँ पर है? ये गलत पॉइंट है भाई, यहाँ पर अरब सागर वाला जगह मैंने गलत बता दी थी। जो अफ्रीका और आपके सामने इंडिया के बीच में जो जगह होती है, इसको अरब सागर के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट थोड़ा सा गलत हो गया था उस वक्त, सही कर लेना इसको, है ना। चलिए, वायु का उच्च
उच्च दाब और निम्न दाब के बहने के नियमों से आपके सामने पर ये नियम होता है, भूगोल का सिद्धांत आपने हमेशा पढ़ा होगा, वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बढ़ती है। तो उच्च दाब कहां पर बना? आपके सामने हिंद महासागर में। निम्न दाब कहां पर बना? आपके सामने जो भूभाग पर। तो इसके वजह से हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती हैं। ये हवाएं भूमध्य रेखा को पार करके फेरल के नियम के अनुसार कहां पर मुड़ जाती है? दाई ओर मुड़ जाती है। तो अब क्या होता है, फेरेल का नियम क्या कहता है? जैसे ये भूमध्य रेखा है, जैसे भूमध्य रेखा को आप पार करोगे तो आप किधर? दाई ओर मुड़ोगे, लेफ्ट साइड में मुड़ते हो। तो आपके सामने ये जो हवाएं हैं आपके सामने ऐसे की तरफ जाना चाहिए था इनको ऐसे, लेकिन ये मुड़ जाती है ऐसी तरफ। समझ में आ गया आपको अच्छे से? ऐसे या फिर आपके सामने ऐसे की तरफ से मुड़ जाती है। चलिए, इसी को आपके सामने जो दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। ऐसे आपके सामने जो हवाएं हैं वो ऐसे मुड़ती हैं लेफ्ट साइड की तरफ, भूमध्य रेखा के निचले हिस्से की तरफ पाया जाता है, तो ऐसे मुड़ जाती हैं। ये भारत में प्रवेश करती है जिससे प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। और ये आपके सामने क्या है, धीरे धीरे जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रवेश करता है बहुत ज्यादा बरसात देखने को मिलती है। मानसून की इस प्रक्रिया को अंतः उष्ण कटिबंधीय विसार क्षेत्र ITCZ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसका उत्तर की ओर खिसकना बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? ITCZ है वो ऊपर की तरफ खिसकता है तब बरसात होती है। अब जेट स्ट्रीम की भूमिका। जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल की तीव्र गति से चलने वाली हवाएं होती हैं। अब जो मानसून तो आ गया, लेकिन वो मानसून किस दिशाओं में बहेगा उसको आपके सामने वो क्या तय करती है? हवाएं तय करती हैं। उन हवाओं को क्या कहा जाता है? जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। पहला है पश्चिमी जेट स्ट्रीम। शीत ऋतु में हिमालय के दक्षिण से बहती है और उसको पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। ठंड का मौसम होता है तब क्या होता है, आपके सामने जो पश्चिमी विक्षोभ चलता है, मानसून के आगमन से इस जेट स्ट्रीम हिमालय के ऊपर से खिसकना अनिवार्य है। तब तक ये भारत के ऊपर बहती रहती है, मानसून का आगमन नहीं हो पाता है। जेट स्ट्रीम क्या है? शीत ऋतु में। अब आपके सामने क्या होता है, जो जेट स्ट्रीम होती है ना, देखो ये रही जेट स्ट्रीम। ये जेट स्ट्रीम में ठंडी हवाएं हैं। क्या है? ठंडी हवाएं हैं आपके सामने। तो ठंडी हवाएं आपके सामने बहती हैं, जो अपनी सर्दी में माउट होती है ना, ये आपके सामने ये माउट को रोकने का काम करती है। अगर ये जेट स्ट्रीम आपके सामने हिमालय के जो ऊपरी वाला क्षेत्र है इस पर नहीं जाएंगी, तब तक आपके सामने जो मानसून है वो अच्छे से नहीं आएगा। समझ में आ गया? तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लाने का काम करती है और आपके सामने जेट स्ट्रीम रोकती है। कैसे आता है? नॉर्थ इंडिया है ना, वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, इसकी वजह से निम्न क्षेत्र बन जाता है और आपके सामने जो ITCZ है वो ऊपर की तरफ खिसक जाता है। चलिए, अगले वाला है पूरी ग्रीष्म काल में तिब्बत का पठार गर्म होकर हवाओं को ऊपर की ओर धकेलता है। इसके ऊपर वायुमंडल में पूर्वी जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है। ये जेट स्ट्रीम दक्षिण भारत के ऊपर से होकर स्थित होती है, इसे हिंद महासागर पे उच्च दाब सुदृढ़ करती हैं। ये जितना जल्दी शक्तिशाली होगा भारतीय मानसून उतना ही तीव्र प्रभावी होगा। मतलब आपके सामने देखो ये रहा, ये तिब्बत का पठार आपके सामने बहुत ज्यादा गर्म, इधर की साइड तिब्बत का पठार है वो आपके सामने बहुत ज्यादा गर्म होता है। अब ये जितना ज्यादा गर्म होगा आपके सामने, यहाँ पर नीचे की तरफ ज्यादा गर्मी फैलेगी। जितनी ज्यादा गर्मी होगी यहाँ पर निम्न दाब बनेगा आपके सामने, यहाँ पर उतना ही ज्यादा शानदार बरसात होती है। समझ में आ गया आपको? पूरी जेट स्ट्रीम बनती है जिससे आपके सामने हिंद महासागर पर उच्च दाब बनता है। क्यों? क्योंकि अगर तिब्बत का पठार गर्मियों के मौसम में तिब्बत का पठार यहाँ पर है, ये गर्म होगा, तो अपना दक्षिण भारत वाला क्षेत्र भी गर्म होगा और ओशियन है वो आपके सामने ठंडा होगा, समुद्र है वो अपना ठंडा होगा, समुद्र ठंडा होगा, यहाँ पर आपके सामने गर्म होगा, तो क्या बनेगा? निम्न दाब वाला क्षेत्र बनेगा। और ये जितना ज्यादा निम्न दाब होगा यहाँ पर उतना ज्यादा उच्च दाब होगा, उतनी ज्यादा शानदार बरसात है वो देखने को मिलती है। समझ में आ गया? चलिए, ये 2 नंबर प्रश्न था, आपको विस्तार से पढ़ाया मैंने। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वायु राशियां, वत्तांगों व चक्रवातों के प्रकार के बारे में आपको बताना है। यूनिट नंबर 2 का पहला प्रश्न, वायु राशियां। वायु का वो विशाल पुंज होता है जिससे तापमान और आर्द्रता संबंधित लक्षण विस्तृत क्षेत्र में समान होते हैं। मतलब बहुत लंबे क्षेत्र में आपके सामने कोई तापमान और जो ह्यूमिडिटी है, क्या तापमान और आर्द्रता वो बहुत एक लंबे क्षेत्र में आपके सामने एक समान पाए जाते हैं। उसको क्या कहा जाता है? एयर मासेज के नाम से जाना जाता है।
इनका निर्माण तब होता है जब वायु किसी विस्तृत धरातल जैसे सागर या मरुस्थल पर लंबे समय तक रहती है। मतलब कोई भी एक हवा ना आपके सामने लंबे समय तक अगर एक ही क्षेत्र में रह जाएगी ना, तब उसके वजह से क्या है, वहां का तापमान भी फिक्स हो जाएगा और आर्द्रता वो भी फिक्स हो जाएगी। जैसे सागर या मरुस्थल के ऊपर लंबे समय तक आपके सामने एक प्रकार की हवाएं पाई जाती है, उसको आपके सामने वायु राशियों के नाम से जाना जाता है। जैसे ध्रुवीय समुद्रियों को एमपी के नाम से, ध्रुवीय महाद्वीप को सीपी के नाम से, उष्ण कटिबंधीय समुद्री को एमटी के नाम से और उष्ण कटिबंधीय महाद्वीप को सीटी के नाम से जाना जाता है। ये सब नाम है भाई नापने के। समझ में आ गया? वार्तांक क्या होते हैं? दो विपरीत स्वभाव वाली वायुराशियां, एक गर्म और एक ठंडी आपस में मिलती है। मतलब जब आपके सामने एक तरफ से ठंडी हवाएं आ रही है और एक तरफ से गर्म हवाएं आ रही है, जब वो दोनों आपस में मिलती हैं तो उसको वार्तांक या फ्रंट्स के नाम से जाना जाता है। वार्तांक कितने प्रकार के होते हैं? शीत वार्तांक, जब ठंडी हवा तेजी से गर्म हवा को ऊपर की ओर धकेलती है। क्या करता है आपके सामने, आपको पता है गर्म हवा होती है वो ऊपर जाती है और ठंडी हवा वो नीचे की तरफ आती है। तो शीत वातांग जब होता है जब ठंडी हवा है वो आपके सामने गर्म हवा को बहुत ऊंचे की तरफ ऊपर की ओर धकेलेगी, फिर नीचे का माहौल क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। उष्ण वार्तांक कब बनेगा? जब गर्म हवा धीरे धीरे ठंडी हवा के ऊपर चढ़ती है। मतलब गर्म हवा धीरे धीरे ठंडी हवा के ऊपर आती है। मतलब अब ठंडी हवा थी उसके ऊपर गर्म हवा आनी शुरू हो गई, क्या हो गई, धीरे धीरे गर्म हवा आनी शुरू हो गई, उसको क्या कहा जाता है, उष्ण वार्तांक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? उष्ण वार्तांक के नाम से जाना जाता है। शीत वार्तांक जहां पर ठंडी हवा गर्म हवा की जगह लेगी, उष्ण वार्तांक में ठंडी हवा गर्म हवा की जगह लेगी। अचर वार्तांक, जब दो वायु राशियां समांतर चलती हैं, कोई ऊपर नहीं उठती, मतलब एक साथ ठंडी चल रही है और एक साथ गर्म दोनों चल रही है, उसको अचर वार्तांक के नाम से जाना जाता है। अधिविशिष्ट वार्तांक, जब शीत वार्तांक पूरी तरीके से धकेल कर धरातल से ऊपर उठा देता है। मतलब शीत वार्तांक उष्ण वार्तांक को, मतलब जो ठंडी हवा है ना वो आपके सामने जो गर्म हवा है उसको वो अच्छी तरीके से ऊपर तरीके से लगा दिया, इसके वजह से एकदम नीचे की तरफ ठंडा माहौल बन जाता है। समझ में आ गया? वार्तांक क्या होता है? जब जो ठंडी और जो गर्म हवा आपस में मिलती है, इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है? क्या तो मौसम ठंडा होगा। मौसम ठंडा कब होगा? जब आपके सामने ठंडी हवाएं गर्म हवा को ऊपर की तरफ धकेल देंगे। क्या मौसम गर्म होगा? गर्म कब होगा? जब पहले ठंडे माहौल था, गर्म हवा ने आकर वहां पर गर्म कर दिया। क्या यहाँ पर ना पर ठंडा होगा ना गर्म, बीच का सा मौसम होगा, तो दोनों बराबर चलेंगे। और अधिशिष्ट वातांक, मतलब यहाँ पर क्या होता है, शीत जो ठंडी हवा है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट है चक्रवात साइक्लोन। चक्रवात निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। चक्रवात होता है जहां पर लो प्रेशर जहां पर देखने को मिलता है, उसके जो सेंटर होता है उसमें हमेशा साइक्लोन होता है। हवाएं क्या होती है, आपके सामने चित्र बना रखा होगा मैंने, ये रहा, ये चित्र बना रखा मैंने, देखो ऐसे घूमते हैं आपके सामने। क्या हुआ? चक्रवात निम्न दाब के केंद्र में बनेगा, है ना, जिसके चारों ओर उच्च दाब होता है। अब उच्च दाब हुआ तो आपके सामने क्या हुई, हवाएं केंद्र की ओर चलेंगी। अब हवाएं क्या, इस जो केंद्र बना हुआ ना यहाँ पर निम्न दाब है, इसकी तरफ हवाएं धीरे धीरे चलनी शुरू हो गई, है ना। अब एक तरफ तो अंदर की तरफ चलेंगी, फिर क्या है, केंद्र से बाहर की ओर निकलनी शुरू हो जाएंगे, ऐसे। समझ में? इस तरह का प्रकार से आपके सामने चक्रवात है उनका निर्माण होता है। पहले होते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये तीव्र वेग वाले चक्रवात होते हैं। कैसे? जिनमें बहुत तेज हवा चलती है। वो कौन से चक्रवात होते हैं? उष्ण कटिबंधीय, जहां पर जो गर्म वातावरण होता है वहां पर जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उसको उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है। यह केवल उष्ण समुद्र जैसे बंगाल की खाड़ी में बनते हैं। मतलब उष्ण चक्रवात वहां पर बनेंगे जहां पर थोड़ा गर्म पानी पाया जाता है, जहां पर गर्म वातावरण होता है, जैसे बंगाल की खाड़ी। इसको चक्रवात की आग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? चक्रवात की आग के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत विनाशकारी होती है। यहाँ पर चक्रवात की आग है ना वो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो, और बहुत तेज हवाएं चलेंगी, बहुत तेज बारिश होगी, और ये सीधी तटीय क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगले होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये वार्तांक के कारण, फ्रंट के कारण बनते हैं, मतलब ठंडा और गर्म पानी मिलने की वजह से बनते हैं। इसका आकार बहुत बड़ा होता है, लेकिन धीरे धीरे विस्तृत क्षेत्र में वर्षा करते हैं। ये लगभग मध्य अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं। समझ में आ गया? तो साइक्लोन दो प्रकार के होते हैं। ये देखो, ये जो साइक्लोन का बीच वाला क्षेत्र होता है, ये इसको क्या कहा जाता है, आपके सामने आई के नाम से जाना जाता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, यह आपके सामने लगभग आपके सामने 35 से 65 के बीच में होते हैं, ठंडी जगहों में पाए जाते हैं, और इन क्षेत्रों में बरसात कर पाते हैं।
चलिए भाई अगले वाले यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 3 की तरफ, जहां पर महासागरीय विज्ञान को परिभाषित करेंगे तथा महासागरीय तापमान और लवणता के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर विवरण के बारे में व्याख्या करेंगे। क्या पढ़ेंगे? महासागरीय विज्ञान क्या होता है उसको परिभाषित करेंगे, महासागरीय तापमान व लवणता के बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। महासागरीय विज्ञान क्या होता है? महासागरीय विज्ञान पृथ्वी के विशाल जलमंडल, महासागर, सागरों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। महासागरीय विज्ञान क्या कहता है? पृथ्वी का जो विशाल जलमंडल होता है, जहां पर महासागर हो गए, सागर हो गए, उनका अपन वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करते हैं। कैसे अध्ययन करते हैं? वैज्ञानिक ढंग से जब अपन अध्ययन करते हैं उसका महासागरीय विज्ञान को, उसी को क्या कहा जाता है? महासागरीय विज्ञान के नाम से जाना जाता है। मतलब सागर, महासागर में कितनी उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उस महासागर की तलीय संरचना, जमीन कैसी है उसकी, जल का भौतिक स्ट्रक्चर कैसा है, रासायनिक गुण, मतलब जो पानी है उसका रासायनिक गुण, जैसे उसका तापमान कितना है, लवणता कितनी है, घनत्व कितना है, उन सब चीजों के बारे में अपन पढ़ते हैं। तथा समुद्री जो संसाधन होते हैं, किस किस प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, उनका भी अपन व्यापक विश्लेषण करते हैं। समझ में आ गया? तो समुद्र विज्ञान में समुद्र से संबंधित जितने भी चीजें होती हैं सब का सब अपन क्या करते हैं, इसके अंदर अपन अध्ययन करते हैं भाई। चलिए अगले वाले पॉइंट की तरफ अगर अपन विस्तार से आगे बढ़े तो महासागरीय तापमान का वितरण, इसके बारे में पढ़ेंगे। महासागरीय तापमान का जो वितरण है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है हॉरिजॉन्टल वितरण। यह अक्षांशों पर निर्भर करता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान घटता है। क्या होता है? अगर मैंने बना रखा तो मैं आपको दिखाऊं, है ना? देखो मैंने बाकायदा चित्र इसीलिए लेकर आया ताकि आपके लिए समझने के लिए आसान हो जाए। क्या होता है विषुवत रेखा? विषुवत रेखा 27 डिग्री पर होती है आपके सामने। आपको 27 डिग्री तापमान होता है यहाँ पर। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हो, आपके सामने कहां पर जाते हो? अक्षांशों में ऊपर की तरफ जाते हो तो तापमान है क्या? घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि आपके सामने जो पोल है वो पोल्स पाए जाते हैं। पोल मतलब ध्रुव पाए जाते हैं। ध्रुव एकदम ठंडी जगह होती है जहां पर सूरज नहीं निकलता है ना? विषुवत रेखा पर आपके सामने सीधी सूरज की किरणें पड़ती हैं, इसलिए तापमान ज्यादा होता है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते हो तापमान लगातार घटता जाता है, चाहे नीचे की तरफ जाओ चाहे ऊपर की तरफ आप जाओ। समझ में आ गया? चलो बाद में सारा रिवीजन कराऊंगा तब आपको और अच्छे से बता दूंगा। हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल क्या? आपके सामने ये ऐसे जो बने होते हैं ना, इसमें ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाओगे तापमान आपका घटता है। सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं और औसत वास्तविक तापमान 27 डिग्री से ध्रुवों में 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। मतलब जो विषुवत रेखा है, इक्वेटर है, वहां पर आपके सामने लगभग जो 27 डिग्री तक का जो तापमान देखने को मिलता है वो ध्रुव पर कितना हो जाता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। मतलब तापमान 27 से 0 तक पहुंच जाता है। ऊर्ध्वाधर वितरण वर्टिकल, गहराई बढ़ने के साथ तापमान घटता है। ऊपरी 200-300 मीटर तक परत गर्म होती है, जिसके नीचे थर्मोक्लाइन परत पाई जाती है। वहां तापमान नीचे से तेजी से गिरता है और समुद्र में 1 किलोमीटर के नीचे तापमान 2 से 3 डिग्री तक रहता है। मतलब जो समुद्र है ना, उसके अगर गहराई में जाए तो ऊपर की 200 से लेकर 500 मीटर तक की ऊंचाई रहती है ना, वहां पर आपके सामने जो तापमान है जो समुद्र के पानी का, वो अच्छा खासा रहता है। समझ आ गया? ठीक ठाक तापमान रहता है। लेकिन उसके बाद में एक थर्मोक्लाइन परत आती है। देखो मैं दिखाऊं, इसमें दिखा रखा हुआ चित्र में अपने एक ये परत आ गई। ये ऊपरी परत थी 200 से 300-500 मीटर की, गर्म थी। उसके बाद में थर्मोक्लाइन परत आई, उस पर क्या हुआ? तापमान बहुत ज्यादा गिर गया तेजी से, और आपके सामने जब एकदम गहरे पर चले जाते हो 1 किलोमीटर से नीचे, तो तापमान 2 से 5 डिग्री का तापमान है वो फिक्स रहता है। तो गहराई से नीचे की तरफ जाने पर भी तापमान है वो घटता, आपको ये पता चल गया। चलिए लवणता क्या होती है भाई? कितना नमक पाया जाता है पानी में, उसके बारे में देखेंगे। क्षैतिज वितरण, विषुवत रेखा पर वर्षा अधिक होने के कारण लवणता लगभग 34 से 35% तक होती है और सर्वाधिक लवणता 36 से 37% तक करक व मकर रेखाओं के पास उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है, जहां वाष्पीकरण अधिक और वर्षा कम होती है। ध्रुवों की ओर बर्फ पिघलने से लवणता घट जाती है। मतलब विषुवत रेखा पर वर्षा अधिक होने के कारण मध्यम मात्रा में लवणता पाई जाती है। मतलब अगर अपन चित्र के माध्यम से अगर मैं आपको बताऊं, जो इक्वेटर है ना, यहाँ पर विषुवत रेखा पर आपके सामने क्या हमेशा वर्षा बहुत अधिक होती है। क्या होती है? वर्षा बहुत अधिक होती है। इसके कारण क्या लवणता ना भाई, पानी में बारिश की वजह से पानी आता रहता है तो लवणता घट जाती है। लेकिन जो आपके सामने ऊपर की तरफ ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर और ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, कर्क रेखा और मकर रेखा पर आपके सामने सबसे ज्यादा आपके सामने क्या है? 36 से 37% तक आपके सामने क्या देखने को मिलता है? लवणता देखने को मिलती है। क्यों? यहाँ पर बारिश होती है कम और गर्मी पड़ती है ज्यादा, तो आपके सामने पानी इवेपोरेट होता है ज्यादा, तो नमक की मात्रा बढ़ जाती है।
और जो पोल होते हैं ना, यहाँ पर आपके सामने घट जाती है। क्यों? क्योंकि लगातार बर्फ पिघलती रहती है, उसकी वजह से लवणता घटती रहती है। चलिए भाई, ऊर्ध्वाधर विवरण। गहराई के साथ लवणता में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? हेलोकाइन कहा जाता है। उच्च अक्षांशों में गहराई के साथ लवणता बढ़ती है और निम्न अक्षांशों में वाष्पीकरण के कारण लवणता अधिक होती है और गहराई के साथ घटती चली जाती है। समझ में आ गया? तो ये क्या होता है आपके सामने, हाई एल्टीट्यूड पे आपके सामने बढ़ती है। जैसे समुद्र का जो ऊपरी क्षेत्र होता है ना, यहाँ पर नमक की लवणता ज्यादा, नमक की मात्रा ज्यादा पाई जाती है समुद्र में। क्यों? क्योंकि पानी यहीं पर वाष्पीकृत होता है, यहीं पर पानी तो इवेपोरेट होता है ना, वाष्पीकृत होता है, इसकी वजह से नमक की मात्रा बढ़ जाती है। हेल्कलाइन जो परत आती है उसमें गहराई के साथ परिवर्तन देखने को मिलता है और नीचे के समुद्र में कम होती है। समझ में आ गया? चलिए भाई, यूनिट नंबर जो फर्स्ट है उसका जो अगले वाला सेकंड नंबर प्रश्न की तरफ अगर अपन आगे बढ़े, प्रशांत अंटार्कटिका हिंद महासागर की तलीय संरचना का वर्णन कीजिए। जो प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका और हिंद महासागर की तलीय संरचना के बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा है। पहला है प्रशांत महासागर। यह विश्व का सबसे गहरा और सबसे बड़ा और सबसे गहरा सागर है। इसकी विशेषता इसकी खाइयां है। मतलब जो प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा है और सबसे गहरा है, और इसमें क्या पाई जाती है? आपके सामने खाइयां पाई जाती हैं अलग अलग प्रकार की, है ना। जो मेरीना ट्रेंच है वो सबसे ज्यादा गहराई है, इसके अंदर गहराई वाली खाई है। रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर क्या है? जहां पे ज्वालामुखी वगैरह फटती रहती हैं, वो देखने को मिलती है। यहाँ की अगर आपके सामने, यहाँ पर लगभग 7000 से ज्यादा द्वीप है। क्या है? प्रशांत महासागर बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर 7000 से ज्यादा द्वीप भी देखने को मिलते हैं। औसत गहराई 4 किलोमीटर तक, औसत गहराई कितनी है? 4 किलोमीटर तक। और मेरीना ट्रेंच लगभग 11,022 मीटर तक गहरा, सबसे गहरा बिंदु है। तो प्रशांत महासागर की बात करें, ये रहा प्रशांत महासागर। इसमें आपके सामने देखो मुख्य बिंदु क्या है? मेरीना ट्रेंच वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपके सामने 11,022 किलोमीटर का क्षेत्र है। रिंग ऑफ फायर आपके सामने, जो जहां जहां पर ये गुजरता है वहां पर आपके सामने क्या, ज्वालामुखी वगैरह विस्फोट होते रहते हैं। छोटे छोटे 7000 से ज्यादा महाद्वीप पाए जाते हैं। समझ में आ गया? एवरेज ऊंचाई इसकी 4000 किलोमीटर है आपके सामने, और इसकी खाइयां वगैरह ज्यादा देखने को मिलती है। चलिए, अगला महासागर है अंटार्कटिका महासागर। इसको अंग्रेजी एस आकार, इसका आकार कैसा है? एस आकार जैसा अंटार्कटिका महासागर का। इसकी विशिष्ट संरचना मिड अंटार्कटिका कटक, मिड अंटार्कटिका रिज की वजह से होती है, जो उत्तर से दक्षिण तक विश्व जलमग्न पर्वत श्रृंखला है। मतलब इसके बीच में मिड अंटार्कटिका रिज, मिड अंटार्कटिका रिज नामक आपके सामने क्या है? एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, जो क्या आपके सामने समुद्र में डूबी हुई है। ये मगन तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी बहुत चौड़ा है, यहाँ पे मत्स्य पालन व बंदरगाहों के लिए उपयुक्त है। तो जो अंटार्कटिका महासागर है ये एस आकार का है। यहाँ पे मिड अंटार्कटिका रेंज, इसके बीच में एक बड़ी, उत्तर से दक्षिण तक एक बड़ी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। या ये बहुत चौड़ा होता है, इसके जो तटीय क्षेत्र होते हैं ना बहुत बड़ा होते हैं। यहाँ पर आप खूब मछली पालन कर सकते हो और बंदरगाह भी बनाया जा सकता है। यहाँ पे प्यूर्टो रिको इसकी मुख्य खाई भी है। अगले वाला हिंद महासागर, अर्ध महासागर है, इसके ऊपर में स्थल से घिरा हुआ है। अर्ध महासागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि आधा हिस्सा इसका स्थल से घिरा हुआ है। इसकी तली में कई कटक पाए जाते हैं, लक्षद्वीप, चौगास, कटक और खाइयां कम है। इसमें खाइयां कम होती हैं, लेकिन सुंडा ट्रेच प्रसिद्ध है। इसकी कौन सी ट्रेच? सुंडा ट्रेच वो प्रसिद्ध होती है। अंडमान निकोबार, मेडागास्कर और मॉरिशस जैसे प्रमुख द्वीप भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया? तो ये है आपके सामने प्रमुख, आपके सामने महासागर, जिनके बारे में अपन ने पढ़ा भी। चलिए भाई बच्चों, अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े। महासागरीय संचालन, ज्वार, लहरें और धाराओं की व्याख्या कीजिए। तो अब अपन पढ़ेंगे कि ज्वार कैसे उत्पन्न होते हैं, लहरें कैसे उत्पन्न होती है और धाराएं कैसे उत्पन्न होती है, उसके बारे में। महासागर संचालन, महासागर जल कभी भी स्थिर नहीं रहता है। तापमान, लवणता और बाह्य बलों के कारण निरंतर गतिशील रहता है। वह समुद्र में लगातार लहरें चलती रहती है, आप सबको पता ना, आपके सामने है ना। तो इसके पीछे क्या क्या कारण रहता है कि महासागर में जो लगातार आपके सामने जो बदलाव देखने को मिलते हैं, उसमें तापमान की वजह से हो, चाहे लवणता की वजह से, चाहे बाहरी बलों के कारण जो महासागर में जो लगातार संचलन देखने को मिलता है, उसके बारे में अपन देखेंगे। पहला पॉइंट है लहरें। लहरें जल को सतह पर होने वाली हलचलें हैं, जिसके जल के कण अपने स्थान पर ऊपर नीचे होते रहते हैं। लहरें क्या होती है? वो आपके सामने, आपको पता है, जो
पानी है, जो समुद्र का ऊपरी स्तर है, उसके जो कण ऊपर नीचे होते रहते हैं उसको लहरों के नाम से या वेव के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? वेव्स के नाम से जाना जाता है। इसमें जल के कण कभी अपने स्थान से ऊपर नीचे होते रहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते हैं। क्या नहीं होते हैं आपके सामने? आगे नहीं बढ़ते हैं। इनका मुख्य स्रोत पवन होता है। किसके वजह से होता है भाई? यह आपके सामने अपनी जगह होती है उसके ऊपर ही नीचे होते रहेंगे, ऐसे आगे नहीं जाएंगे, ऐसा मोमेंट नहीं होगा इनका। अपने को दिखने में ऐसा लगता है लेकिन वो सभी आपके सामने ऊपर नीचे होते हैं, तभी अपने को लगता है। समझ में आ गया? इसका प्रमुख कारण क्या? हवा की वजह से ऐसा होता है। जब हवा समुद्र के सतह पर घर्षण करती है तो जल स्थानांतरित होता है और लहरें बनती है। क्या होता है? आपके सामने जल है, उसमें घर्षण होता है। जब हवा समुद्र के ऊपर टकराती है तो उससे घर्षण होता है और आपके सामने जल का स्थानांतरण देखने को मिलता है, लहरें बनती हैं। लहरों की ऊंचाई पवन की गति और उसकी अवधि पर निर्भर करती है। तो लहरें कितनी ऊंची उठेंगी, ये उसकी पवनों की गति, पवन कितनी ज्यादा तेज चलेगी तो ज्यादा लहरें उठेंगी, ज्यादा ऊंची उठेंगी और ज्यादा लंबी दूरी तक उठेंगी। इससे तटों का कटाव भी होता है और निष्पेक्षण भी देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट है ज्वार भाटा। समुद्र के जल स्तर को नियमित रूप से ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना भाटा कहलाता है। क्या होता है? आपके सामने समुद्र का जो जल है वो नियमित रूप से ऊपर उठेगा तो उसको ज्वार, और जब नीचे गिरता है तो उसको भाटा के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा देखने को मिलता है। क्या होता है? जब सूर्य और चंद्रमा आपके सामने, उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये भाटा है उसका निर्माण होता है। पृथ्वी के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इसके पीछे मुख्य कारण होता है। क्या होता है? पृथ्वी का जो उपकेंद्रीय बल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उसके पीछे वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। पहला वर्ध ज्वार। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं, जब वर्ध ज्वार क्या होता है आपके सामने? इसमें जब सूर्य, देखो ये समझो, ये रहा है ना वर्ध ज्वार, जिसमें देखो चंद्रमा, सूरज और पृथ्वी तीनों की तीनों आपके सामने एक जगह है, एक लाइन में है। तो इसके वजह से क्या होगा? आपके सामने जो ज्वार है वो, इसको वर्ध ज्वार के नाम से जाना जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से इधर का पानी इधर खिंचता है, इधर का पानी आपके सामने इधर खिंचता है, ऊपर नीचे आपके सामने। इस वजह से जो ऊपर नीचे उपकेंद्रीय बल लगता है आपके सामने, और इधर की साइड जो ग्रेविटेशनल बल लगता है। चलिए अगले वाला आता है लघु ज्वार। जब सूर्य, चंद्रमा एक दूसरे के समकोण में होते हैं तब ज्वार भाटा नौ संचालन, मछली पकड़ने और ज्वार ऊर्जा में उत्पादन में सहायक होते हैं। तब ये आपके सामने क्या होता है? जो नीप टाइड कब आता है, हल्का कब आता है? जब पूर्णिमा और अमावस्या होती है उस दिन आता है आपके सामने ये दोनों। तब इसमें क्या होता है? ये आपके सामने 90 डिग्री पर होते हैं। समझ में आ गया? अर्थ, सन, मून और अर्थ आपके सामने 90 डिग्री पर होंगे आपके सामने। तो इसके वजह से क्या होता है? आपके सामने नीप टाइड आता है। वर्ध ज्वार, जो वर्ध ज्वार होता है ना, जो बड़ा ज्वार होता है, ये वाला ज्वार आपके सामने पूर्णमासी व अमावस्या को आता है, और आपके सामने लघु ज्वार समकोण पर बनता है। ये ध्यान रख लेना आपको अच्छे से। समझ में आ गया? तो एक तो ये याद रख लेना कि भाई वर्ध ज्वार कब बनेगा? जब आपके सामने जो अमावस्या या पूर्णिमा होगी तभी तो आपके सामने एक दूसरे की सिद्धि में आते हैं ये, तभी आपके सामने वर्ध ज्वार बनता है। लघु ज्वार आपके सामने जब एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तब बनता है। महासागरीय धाराएं, ओशियन करंट। महासागरीय जल एक निश्चित दिशा में विशाल प्रवाह धारा द्वारा बहता है। मतलब जब आपके सामने महासागर की धाराएं हैं वो एक निश्चित दिशा में बहने लग जाए, उसको किसके नाम से जाना जाता है? ओशियन करंट के नाम से जाना जाता है। गर्म धाराएं, विषुवत रेखा होती है ना, वहां पे आपके सामने तापमान ज्यादा होता है तो वहां पर गर्म दवाई बहती है। और ठंडी धाराएं, ध्रुव के आसपास ठंडा वातावरण होता है, वहां पर ठंडी पानी की धाराएं बहती है, उसको आपके सामने लेब्राडोर के नाम से जाना जाता है। एक धारा का नाम है। तापमान को संतुलित करते हैं और संबंधित तटीय क्षेत्र को बनाते हैं। जहां पर ये दोनों धाराएं मिलती है ना, गर्म और ठंडी धाराएं, वहां पर आपके सामने फिशिंग तंत्र सबसे ज्यादा मजबूत होता है। चलिए लास्ट नंबर प्रश्न है, प्रवाल भित्तियां महासागरीय निष्पेक्षण का विस्तृत वर्णन कीजिए। किसके बारे में बताना है? प्रवाल भित्तियां क्या होती है और महासागरीय निष्पेक्षण क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। पहला पॉइंट है प्रवाल भित्तियां। प्रवाल भित्ति समुद्र जीवी पॉलिप्स के चूना प्रधान अस्थि पंजर से निर्मित विशाल जलमग्न संरचनाएं होती हैं। किससे निर्माण होता है इनका? आपके सामने प्रवाल भित्तियां को समुद्र का जो जीव होता है, शायद इसमें दे रखा होगा, ये रहा, ये इस प्रकार का आपके सामने जीव होता है, ये पोलिक्स होता है आपके सामने। इसके वजह से आपके सामने जलमग्न संरचना होती है। इसका जो कैल्शियम होता है, इसके जो अस्थि पंजर होते हैं, इससे इसका निर्माण होता है।
समझ में आ गया। रेन फॉरेस्ट वर्सन के नाम से जाना जाता है। इसमें कैल्शियम निकलता है इसकी अस्थि पंजरों से, इसके शरीर से। अनुकूल दशाएं, इसमें स्वच्छ व ऊर्जा उथला जल, लगभग 60 से 70 गहराई का पानी चाहिए और 20 से लेकर 27 डिग्री का तापमान आवश्यक है। प्रवाल भित्तियां हमेशा गर्म पानी में बनती हैं। यहाँ का उस जगह का पानी स्वच्छ होना चाहिए और उथला जल होना चाहिए। कैसा जल होना चाहिए? उथला जल होना चाहिए। 60 से लेकर 70 डिग्री मीटर की गहराई में पाई जाती है। तटीय प्रवाल भित्तियां जो तट के पास होती हैं वो तटीय प्रवाल भित्तियां होती हैं। अवरोधक प्रवाल भित्तियां तट से दूर लेकिन समानांतर होती हैं, तट से बहुत दूर बनती है, वो अवरोधक प्रवाल भित्तियों के नाम से जाना जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया और ग्रेट बैरियर रीफ हो गया। एटोल, अंगूठी के आकार के प्रवाल भित्तियां जो लैगूनों के बीच में होती है। शायद इसके चित्र भी होंगे भाई, नहीं बना रखा, शायद तक नहीं बना रखा। चलिए अगले वाला, महासागरीय निष्पेक्षण। समुद्र के तली में जमा होने वाला असंगठित पदार्थ को महासागरीय निष्पेक्षण के नाम से जाना जाता है। मतलब समुद्र की जो तली होती है उसके अंदर जितना जो कचरा जमा हो जाता है, अवशेष जमा हो जाता है, उसको किसके नाम से जाना जाता है? महासागरीय निष्पेक्षण के नाम से जाना जाता है। पहला होता है भूमिज निष्पेक्षण, टेरोजीनियस डिपोजिट। यह स्थल में नदियां, पौने व हिमानियों द्वारा भाकर लाया जाता है। भूमिज निष्पेक्षण वो होता है जो अलग अलग प्रकार की नदियां, पवन हवाएं और आपके सामने बर्फ होती है उसके द्वारा बहाकर लाया जाता है। इसमें क्या होता है? नदी अपने साथ क्या बहाकर लाती है? कंकड़ लाती है, पत्थर, रेत लाती है, सिल्ट लाती है, गाद लाती है अपने साथ। वो उसको भूमिज निष्पेक्षण के नाम से जाना जाता है। और ये कहां पर पाया जाएगा? जो तट के जो किनारे होते हैं ना, वहां पर आपके सामने देखने को मिलता है। अगले वाला होता है अगाध समुद्र निष्पेक्षण, प्लेगिक डिपोजिट। ये गहरे समुद्र में पाया जाता है। यहाँ पर समुद्री जीवों के अवशेषण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? समुद्री जीवों के अवशेष होंगे और ज्वालामुखी की धूल होगी। पहले चुना प्रदान, ग्लोबेरियन उल्ज, सिलिका प्रदान, जहां पर सिलिका पत्थर पाया जाता है उसको रेडियोलिकल उल्ज के नाम से जाना जाता है। लाल मृत्तिका, सबसे गहरे भागों में पाई जाने वाली ज्वालामुखी की जो धूल होती है उसको लाल मृत्तिका के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? देखो ये होता है, इस प्रकार की चीजें आपको सामने देखने को मिलती हैं। तो ये था आपके सामने पूरा का पूरा जो पेपर होने वाला है फिजिकल ज्योग्राफी का, उसका मैंने कंप्लीट रिवीजन आपको करा दिया है। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।